नमस्ते, मैं शालू अग्रवाल। आज इस वीडियो में आपको निबंध लेखन के बारे में बताऊंगी। निबंध क्या होता है, निबंध के अंग कौन कौन से होते हैं, आपके पाठ्यक्रम में निबंध लेखन को क्यों जोड़ा गया है, निबंध कितनी प्रकार के होते हैं और उन्हें लिखते समय किन किन विभागों में बांटना चाहिए जिससे उन्हें लिखने में आसानी हो, और निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। इन सभी प्रश्नों को जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तब आपको किसी भी निबंध को लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निबंध। कई बार लोगों द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर निबंध क्या है और निबंध की परिभाषा क्या है। वास्तव में निबंध एक प्रकार की गद्य रचना होती है जिसे क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया हो। निबंध किसी भी विषय के मुख्य विचार और नजरिए का एक सुव्यवस्थित रूप है। निबंध किसी एक विशेष विषय पर आधारित होता है। निबंध जानकारी, विचार या भावनाओं के संचार का एक प्रबल माध्यम है। निबंध के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का संचार करने में समर्थ हो सकता है। निबंध लेखन आपको एक ऐसा सुअवसर प्रदान करता है जिससे आप अपने ज्ञान को दूसरों के सम्मुख प्रकट करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि निबंध एक प्रकार की गद्य रचना होती है जिसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। जब भी हमें किसी विषय के बारे में कुछ बताना होता है, अपने मन के भाव, अपने मन के विचार, तब हम एक निबंध बनाते हैं और उस पर अपने सारे विचार, अपना सारा ज्ञान, सारी जानकारी उसमें डाल देते हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से उसको लिखते हैं। उसको निबंध कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि निबंध की परिभाषा क्या होती है। अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में, किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नी प्लस बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। इसके आधार पर हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। तो अब आपको यहाँ पर निबंध की परिभाषा बताई गई है कि हम जब अपने मानसिक विचारों को और अपने भावों को कम से कम शब्दों में और नियंत्रित ढंग से जब लिखते हैं तो उसे निबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी विषय पर हम अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार और लिपिबद्ध करके लिखते हैं तो उसे निबंध कहते हैं। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, नी और बंध, जिसका अर्थ होता है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, यानी कि जो रचना विचार पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से लिखी गई हो उसे हम निबंध कहते हैं। निबंध वह गद्य रचना होती है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। तो यहाँ आपको समझा दिया गया है कि निबंध की परिभाषा क्या होती है। अब हम निबंध के विषय के बारे में जानते हैं, यानी कि हम किस किस टॉपिक के ऊपर निबंध लिख सकते हैं। साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित विषय होते हैं, यानी कि सभी जानते ही हैं कि निबंध किस किस विषय पर बन सकता है या बना सकते हैं, यानी जिसके बारे में हम सुनते, देखते या पढ़ते रहते हैं, जैसे धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम आदि, जैसे इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम निबंध लिख सकते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल विचार विमर्श के लिए हमें श्रेष्ठ निबंध लेखन की आवश्यकता होती है। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं। संसार का हर विषय, हर वस्तु, व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम निबंध किस किस विषय पर लिख सकते हैं। राजनीतिक विषय हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे सामाजिक हो, हम सभी टॉपिक्स के ऊपर निबंध लिख सकते हैं। हर एक चीज के ऊपर, हर एक विषय के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर हम निबंध लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा निबंध के विषय। अब हम जानेंगे निबंध के अंग कौन कौन से होते हैं। निबंध के 4 अंग निश्चित किए गए हैं। नंबर 1 शीर्षक, नंबर 2 प्रस्तावना, नंबर 3 विषय विस्तार और नंबर 4 उपसंहार। ज्यादातर इन्हीं अंगों के अंदर हम एक निबंध लिखते हैं। सबसे पहले शीर्षक के बारे में जान लेते हैं।
नंबर 1 शीर्षक। शीर्षक क्या होता है? टाइटल। शीर्षक जो होता है वो आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों को निबंध पढ़ने में इंटरेस्ट हो, उत्सुकता पैदा हो। परंतु यदि आप परीक्षा में बैठे हैं तो आपको शीर्षक पहले से ही दिया गया होगा। ये तो आपको पता ही है कि एग्जाम में आपको पहले से ही शीर्षक दिया होगा और उस पर आपको निबंध लिखना होता है। नंबर 2 प्रस्तावना। निबंध की श्रेष्ठता की यह नींव होती है। इसे भूमिका भी कहा जाता है। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, परंतु यह बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। अब यहाँ पर बताया है नंबर 2 पे प्रस्तावना। प्रस्तावना को भूमिका भी हम कह सकते हैं और ये जो होती है ये एक निबंध की नींव होती है और इसको हमें रोचक और आकर्षक बनाना चाहिए, परंतु ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर बोरिंग हो जाएगा। और ये इस प्रकार की होनी चाहिए कि इसमें हमारा जो जिस विषय में हमने निबंध लिखा है उसकी थोड़ी सी झलक ये दिखाता हो। अगर हम भूमिका में ही विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर देते हैं तो पाठक जो है निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाता है, यानी कि पाठक को मन करता है कि वो निबंध आगे भी पढ़े। निबंध की शुरुआत किसी सूक्ति, श्लोक या किसी उदाहरण से करनी चाहिए। अच्छी प्रभावोत्पादक पंक्तियों के प्रयोग से परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आकर्षक प्रारंभ पाठक या परीक्षक के मन में निबंध को आगे पढ़ने के लिए उत्सुकता जगाता है। निबंध में विषय का संक्षिप्त परिचय और वर्तमान स्वरूप भी विद्यार्थी को भूमिका खंड में देना चाहिए। भूमिका लिखते समय यह बात ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है कि भूमिका का विषय से सीधा जुड़ाव होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब भी हमें किसी निबंध की शुरुआत करनी हो तो हमें उससे संबंधित कोई कविता, कोई श्लोक, कोई सूक्ति या कोई उदाहरण देकर करनी चाहिए, जिससे क्या है जो हमारा निबंध है उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसी पंक्तियों से हमारे जो परीक्षक होते हैं जो हमारा निबंध चेक करेंगे उनके ऊपर हमारा जो निबंध का प्रभाव अच्छा पड़ेगा। इससे हमें अच्छे अंक भी मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आकर्षक प्रारंभ जो होता है वो पाठक और परीक्षक के मन में निबंध को पढ़ने के लिए उत्सुकता भी जगाता है। अगर हम शुरुआत अच्छे से करेंगे तो हमारा जो निबंध है उसको पढ़ने के लिए परीक्षक का मन भी करेगा, या जो भी इसे पढ़ रहा है, पाठक पढ़ रहा है। तो हमें जो है भूमिका बहुत अच्छी बनानी चाहिए और उसमें विषय वस्तु का जुड़ाव भी होना चाहिए। जो विषय हमें लिखना है उससे संबंधित हमें भूमिका में भी थोड़ा बताना चाहिए और उस विषय से संबंधित वर्तमान स्वरूप भी विद्यार्थी को भूमिका खंड में देना चाहिए। तो ये हो गई हमारी भूमिका। अब हम नंबर 3 विषय विस्तार के बारे में जानते हैं। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखा जाता है। यह निबंध का सर्वप्रमुख अंश है। इसका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। जब भी कोई निबंध लिखना हो तो रफ लिख लेना चाहिए कि पहले क्या बताना है, फिर पॉइंट बना लेना चाहिए और उसके बाद उन्हें पैराग्राफ में लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताया है कि आपको विषय विस्तार किस प्रकार लिखना है। विषय विस्तार में हमें 3 या 4 अनुच्छेदों का इस्तेमाल करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 या 4 अनुच्छेद ले सकते हैं, बना सकते हैं और हर अनुच्छेद में हमें एक एक पहलू पर विचार करना होता है। जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है उसके एक एक पहलू पर हमें एक एक अनुच्छेद में अच्छे से बताना होता है। और ये जो विषय विस्तार है ये निबंध का सर्वप्रमुख अंश है, यानी कि ये मेन अंश होता है। इसका संतुलित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। यहाँ पर ही हम अपना दृष्टिकोण अच्छे से प्रकट कर सकते हैं कि हम क्या लिखना चाहते हैं। जब भी कोई निबंध लिखना हो तो हमें पहले रफ कॉपी पर लिख लेना चाहिए कि हमें क्या बताना है और फिर उसके पॉइंट बना लेने चाहिए। इसके बाद उन्हें पैराग्राफ में लिखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा विषय विस्तार। अब हम आगे जानेंगे उपसंहार के बारे में। नंबर 4 उपसंहार। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। उपदेश दूसरे के विचारों को उद्धृत कर यानी कि लिखकर या कविता की पंक्ति के माध्यम से निबंध समाप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर बताया है कि जब हम उपसंहार लिखते हैं तो उसमें क्या आएगा। ये जो उपसंहार होता है ये सबसे लास्ट में लिखा जाता है, निबंध के अंत में लिखा जाता है
और उपसंहार के अंतर्गत निबंध में हमने जो भी बातें लिखी है उनका सारा सार, सारा निचोड़ एक अनुच्छेद के रूप में लिखा जाता है। और इसमें हम कोई संदेश भी लिख सकते हैं जो हम देना चाहते हैं, कोई उपदेश भी दे सकते हैं, किसी दूसरे के विचारों को भी लिख सकते हैं, या फिर कोई कविता की पंक्ति के माध्यम से भी निबंध को समाप्त किया जा सकता है। यानी हम किसी कविता को या किसी दूसरों के विचारों को या किसी उपदेश को लिखते हुए निबंध को समाप्त कर सकते हैं। इससे हमारा जो निबंध है उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा उपसंहार। अब हम जानेंगे निबंध के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मुख्य रूप से निबंध के 4 प्रकार माने जाते हैं। नंबर 1 वर्णनात्मक, नंबर 2 विवरणात्मक, नंबर 3 विचारात्मक, नंबर 4 भावात्मक। सबसे पहले जानेंगे वर्णनात्मक के बारे में। वर्णनात्मक निबंध में स्थान, वस्तु, दृश्य आदि का क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। त्योहारों, दिवाली, रक्षाबंधन, होली तथा वर्षा ऋतु आदि पर लिखे निबंध इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वर्णनात्मक निबंध क्या होते हैं। जब हम किसी वस्तु या किसी स्थान या किसी दृश्य के बारे में क्रमबद्ध वर्णन करते हैं तो उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। त्योहारों के ऊपर जब हम कोई भी निबंध लिखते हैं, जैसे दिवाली, रक्षाबंधन, होली या फिर वर्षा ऋतु आदि पर जब हम कोई निबंध लिखते हैं तो उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। नंबर 2 विवरणात्मक। विवरणात्मक निबंध में विषय से संबंधित घटनाओं, व्यक्तियों, यात्राओं, उत्सवों आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू रेल यात्रा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव आदि इस प्रकार के निबंध इस श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि विवरणात्मक निबंध क्या होते हैं। विवरणात्मक निबंध में क्या होता है कि जब हम किसी घटना या किसी व्यक्ति या यात्राओं या किसी उत्सव आदि का विवरण प्रस्तुत करते हैं तो उसे विवरणात्मक निबंध कहते हैं। जैसे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखते हैं, या फिर किसी रेल यात्रा के अनुभव के बारे में लिखते हैं, या फिर विद्यालय के अंदर वार्षिक उत्सव होता है उसके बारे में हम कुछ लिखते हैं, बताते हैं, तो उसे विवरणात्मक निबंध कहते हैं। नंबर 3 विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध जिन निबंधों में किसी समस्या, विचार, मनोभाव आदि को विश्लेषणात्मक व व्याख्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया जाता है वे विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। जैसे नशाखोरी, विज्ञान से लाभ हानि आदि। यहाँ पर बताया गया है कि विचारात्मक निबंध जब हम किसी समस्या या हमारे विचार या हमारे मनोभाव को हम एक विश्लेषणात्मक या व्याख्यात्मक शैली में प्रस्तुत करते हैं तो वे विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। जैसे नशाखोरी के बारे में हमारे क्या विचार हैं, या विज्ञान से लाभ हानि के विषय में हमारे क्या विचार हैं। जब भी हम किसी इस तरह के निबंध को लिखते हैं तो उसे विचारात्मक निबंध कहते हैं। नंबर 4 भावात्मक निबंध। जिन निबंधों में भाव तत्व प्रधान होता है वे भावात्मक निबंध कहलाते हैं। जैसे परोपकार, साहस, पर उपदेश, कुशल, बहुतेरे आदि निबंध इस तरह की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जब हमारे निबंधों के अंदर हम भावनात्मक तौर पर कोई चीज़ लिखते हैं तो उसे भावात्मक निबंध कहते हैं। जैसे हम परोपकार के ऊपर कुछ लिखते हैं, या साहस के ऊपर कोई उपदेश देते हैं, या कोई और किसी विषय पर जब हम अपने भावात्मक विचार प्रस्तुत करते हैं तो उसे भावात्मक निबंध कहते हैं। अब हम जानेंगे कि निबंध लेखन हमारे पाठ्यक्रम में क्यों डाले गए हैं। नंबर 1 विद्यार्थी अपने विचारों को एकत्रित करना सीख पाए। नंबर 2 विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त कर पाए। नंबर 3 भाषा को उपयुक्त रूप से प्रयोग करना सीख पाए। नंबर 4 किसी भी विषय पर छात्रों के स्वयं के विचार हों। नंबर 5 उनका वैचारिक स्तर निश्चित हो सके। नंबर 6 संवेदनात्मक व वैचारिक स्तर पर परिपक्व हो सके। नंबर 7 वे अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे पाए। नंबर 8 अपने विचारों को दृढ़ता से रखना सीखें। नंबर 9 आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके। नंबर 10 रटंतु तोता न बनकर विचारशील प्राणी बन सकें। तो यहाँ पर बताए गए हैं फायदे कि निबंध लेखन हमें क्यों सीखना चाहिए और हमारे पाठ्यक्रम में निबंध लेखन क्यों रखा गया है। इससे विद्यार्थी अपने विचार इकट्ठा करना सीख जाता है, अपने विचारों को संतुलित तरीके से भी व्यक्त करना सीख पाता है और भाषा का भी उपयुक्त प्रयोग करना सीख पाता है। किसी भी विषय पर छात्रों के अपने विचार वो देने में समर्थ हो जाते हैं।
उनके वैचारिक स्तर का भी पता चलता है कि वो किस तरह से सोचते हैं, उनका क्या स्तर है सोचने का, किस तरह से वो विचार करते हैं और संवेदनात्मक और वैचारिक स्तर पर वो परिपक्व हो पाएँ अच्छे से, उनका जो मजबूत हो पाए उनका संवेदनात्मक और वैचारिक स्तर, इसलिए भी ये निबंध लेखन जरूरी है। और वो अपने विचारों को सकारात्मक दिशा भी दे पाए, वो सही दिशा में जा पाए ताकि उनके विचार, इसलिए भी निबंध लेखन जरूरी है। और अपने विचारों को दृढ़ता से रखने की जो उनकी आदत है वो भी बन पाए, इसलिए भी निबंध लेखन जरूरी है। और आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी उनका विकसित हो जाए, इसलिए भी निबंध लेखन जरूरी है। और रटंतु तोता न बनकर विचारशील प्राणी बनने के लिए भी निबंध लेखन बहुत जरूरी होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही निबंध लेखन को हमारे पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। अब हम जानेंगे कि निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2, क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए। नंबर 3, निबंध की भाषा रोचक व सरल होनी चाहिए। नंबर 4, निबंध के वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। नंबर 5, निबंध संक्षिप्त होना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि निबंध जब हम कोई लिखने बैठते हैं तो उससे पहले हमें उस विषय के बारे में सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेना चाहिए और फिर उन विचारों को, सारे ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहिए। और निबंध की भाषा भी रोचक और सरल होनी चाहिए। निबंध के वाक्य भी छोटे छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए ताकि उनका प्रभाव पड़े। निबंध जो है वो थोड़ा छोटा भी होना चाहिए और फालतू की बातें भी निबंध में नहीं लिखनी चाहिए। नंबर 6, व्याकरण के नियमों और विराम आदि चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। नंबर 7, विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों के प्रयोग से निबंध सशक्त बनता है। नंबर 8, निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब भी हम निबंध लिखते हैं तो हमें व्याकरण के नियमों का और विराम आदि चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए, उनका उचित प्रयोग करना चाहिए। विषय के अनुसार हमें निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों के प्रयोग से निबंध जो है वो सशक्त बनता है, उसका प्रभाव पड़ता है। निबंध के विषय पर हमें अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए। जो भी जानकारी हम इधर उधर से जुटा पाएं उस विषय के बारे में हमें वो जुटानी चाहिए। नंबर 9, आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख करें। ये भी मैंने बताया है कि आरंभ में, शुरू में भी हमें किसी कविता का जो पंक्तियां हैं उस विषय से संबंधित होनी चाहिए, वो मध्य में भी और अंत में भी हम अगर करें तो हमारा जो निबंध है वो प्रभावशाली बनेगा। किसी भी कविता की पंक्ति जो विषय से रिलेट करती हो, विषय से संबंधित हो, वो हम शुरू में, बीच में और लास्ट में डाल सकते हैं। नंबर 10, निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखें और व्यर्थ की बातें न लिखें, अर्थात विषय से न हटें। नंबर 11, विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें। नंबर 12, सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हों। नंबर 13, वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता व विराम चिन्हों पर ध्यान दें। तो यहाँ पर बताया गया है कि निबंध की शब्द सीमा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यदि हमें 500 शब्दों में कहा है तो हमें 500 शब्दों में ही लिखना है, कम शब्दों में या ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना है। और व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए, यानी कि विषय से हटकर हमें कोई भी बात नहीं लिखनी चाहिए। जो भी बात हम लिखें वो विषय से संबंधित हो। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपना विचार हमें प्रकट करना चाहिए और सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हों। इस तरह से हमें वो अनुच्छेद बनाने चाहिए और हमारी भाषा शुद्ध, लेख हमारा साफ और स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए ताकि अच्छे से समझ में आए। और विराम चिन्ह की जहाँ भी जरूरत पड़े हमें वहाँ पर विराम चिन्ह लगाना चाहिए। तो इस तरह से हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए निबंध लिखना है। यदि हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए निबंध लिखेंगे तो हमारा निबंध अवश्य ही प्रभावशाली बनेगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।